Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Mir Farooq Shahdai. First of all, I would like to wish you all a happy and prosperous life. To all my viewers, especially 11th class, my dear 11th class students. Today, we are going to discuss about the long period objectives or common goals of 5-year plans. बेटा आज जो हम सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि कौन से लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे 5-year प्लान के। जब हम 5-year प्लान की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 5-year प्लान लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1st 1951 ending on March 31st 1956. Indian planning focus on a set of 3 long period objectives which are as under. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 5-year प्लान के जो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले ये लॉन्च जो हुआ 5-year प्लान ये 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च हुआ और ये इख्तिताम को पहुंचा 31 मार्च 1956 को। अब जो इसके सेट ऑफ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग पीरियड वाले, वो इस तरह से हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बेटा जब हम बात करेंगे इंक्रीज इन नेशनल इनकम की, और वी कैन से पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम implies increase in the level of output which would qualify to be termed as economic growth। यानी इसका माना यह है कि नेशनल इनकम को जब हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करना चाहेंगे अपने पर कैपिटा इनकम को या कि नेशनल इनकम को या हमारे जीडीपी को, इसके लिए जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और उनमें और जो हमारी प्रोडक्शन है यानी आउटपुट जो है उसको बढ़ाना है, उसको भी हमें इंक्रीज करना चाहिए। चाहे इस जमन में हमारी गवर्नमेंट को भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पर, वो डिपेंड हैं हॉर्टिकल्चर पर, यानी बागबानी का काम जो है, जो हमारे जो मज़दूर ज़्यादातर तो वही हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए हैं, बहुत सारे इकदाम उठाए हैं अपनी एग्रीकल्चर की हालत को बेहतर बनाने के लिए, हॉर्टिकल्चर की हालत को बेहतर बनाने के लिए, और मजीद उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज़ादी के मौके पर भी हम जानते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर डिपेंडेंस थी लोगों की वो एग्रीकल्चर पर ही थी। यानी उस टाइम पर भी 73% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर। तो उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। और जो हमारे महकमा जात हैं
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्हें भी इस ज़माने में, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने ये काम सौंपा है, उनको खुश उसलूबी से अपना ये काम अंजाम देना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है कि हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी से ना मिले, बल्कि हमारी इतनी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए ताकि हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो बेटा नंबर 2 पर जब हम आते हैं तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो जब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जो मैं पहले समझाना चाहूँगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट means those who are able to work and are willing to work must get work। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का माने कि जो एबल हैं, जो अहल हैं काम करने के, और जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, उसी से फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब मगर अफसोस तो इस बात का है कि हमारे मुल्क में अभी भी काफ़ी पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। न जाने यहाँ की रिक्रूटिंग जो एजेंसीज हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर्स में उन्हें नौजवान यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की रिक्रूटिंग करनी चाहिए, ताकि क्योंकि मैंने देखा है, मेरा अपनी ज़िंदगी में ये तजुर्बा है कि यहाँ जो है मैंने ये देखा कि अमीरों के ये जो अमीर लोग हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं। यानी वो उनके बच्चे, उनकी जो भी पीढ़ियाँ आती हैं, जो उनकी नई जनरेशन्स हैं, वो भी अमीर बनते हैं, और जो गरीब है उसको वो भी अमीरी के ख्वाब देखते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि हमें भी गाड़ी हो, हमें भी बंगला हो, हमें भी ज़मीन और जायदाद हो, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल मेरा इशारा किस चीज़ की तरफ है आप बखूबी समझ गए होंगे। बहरहाल हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी जो रिक्रूटिंग है, जिन ऑफिसरान साहिबान को, जिन ओहदेदारों को ये काम सौंपा गया है, बहरहाल अगर उन्हें इस दुनिया में कोई उनसे कोई भी यहाँ जवाब नहीं मांग रहा, तो बेशक एक रोज़ अल्लाह के सामने उन्हें इस अपने फ़र्ज मनसबी का जवाब देना है। इसलिए उन्हें शफाफियत इसमें लानी चाहिए, ताकि हमारे जो बेरोज़गार, जो गरीब, जो नौजवान हमारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें भी रोज़गार मिले और वो भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो नंबर 3 जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Equitable distribution. It means this is one of the principal objective of planning in India. It means every individual in the society gets the same share in the country's national income. यानी इस ऑब्जेक्टिव के तहत, इस गोल के तहत
हर इंडिविजुअल को, हर फर्द को नेशनल इनकम में अपना बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा यहां नहीं हो रहा है। जो अमीर लोग अपने नाअहल बच्चों को बाहर के मुल्कों में MBBS MD डिग्रियां करने के लिए भेज रहे हैं और वहां से आने के बाद जब वो यहाँ एज डॉक्टर काम करते हैं तो यही डॉक्टर्स, इनके अलावा जो यहाँ के भी जो डॉक्टर्स हैं, अक्सर और बेशतर ये देखा गया है, ये मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एक डॉक्टर 1 घंटा सर्व करके, एक सर्जरी करके लाखों कमाता है। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर हैं, कोई भी डॉक्टर 300 रुपया से कम फीस नहीं ले रहा। जो ये प्राइवेट जो इन्होंने अपने नर्सिंग होम्स खोले हैं, ये अपना जो उनका ड्यूटी का जो टाइम होता है, जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं इनके, ये उनमें भी कभी अपने ये चलाते हैं, ये नर्सिंग होम्स, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो वहाँ इन्हें इतना भी लिहाज नहीं कि हमारी माशियत किस हद तक तबाह हुई है, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड-19 हमारा जो कारोबार ठप पड़ा है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, और ये आज भी इस मौके पर भी, इस टाइम पर भी ये गरीब आवाम को लूटने में लगे हैं। इनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो इनके पास जाते हैं इलाज मुआवजा के लिए, वो ज़्यादातर गरीब हैं, इसलिए अपनी फीस में कमी करें। और जो मैं मिसाल के तौर पर ये पेश करना चाहता था वो ये कि एक डॉक्टर 1 घंटा सर्व करके, एक ऑपरेशन करके, एक सर्जरी करके लाखों कमाता है। दूसरी जानिब जो है, एक जो मजदूर है, वो साल भर जिसकी मजदूरी जो दिन में 8 घंटे मजदूरी करके 400 या 500 रुपया कमाता है, और वो साल भर भी इतना नहीं कमा पाता। ये मिसाल है इसकी। यानी अगर हमें ये चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, देन द डिफरेंस ऑकर्स इन इनकम is too large. Such differences must be removed to achieve this goal. Equitable distribution, social justice, यानी समाज में समाजी इंसाफ हो, यानी हर फर्द को उसको अपना जो हक है वो उसे मिले। और जिंदगी यही है, जिंदगी ये नहीं है कि जो अपने लिए जीते हम। जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाती है। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मैं जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे जो लॉयर्स हैं, वो इंसाफ करें, अपने लोगों के साथ इंसाफ करें। क्योंकि जो अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता, वो औरों के साथ क्या इंसाफ करेगा। ये जिंदगी रहने वाली नहीं, ज़्यादा पायदार नहीं है। क्योंकि यहाँ हम जो इस दुनिया में जन्मे हैं,
जो हमारा जन्म हुआ है एक आजमाइश के तौर पर हुआ है कि हम इस दुनिया में रहकर दूसरों के काम आते हैं, उनके दुख सुख में उनके शरीक होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में उनकी जो मदद करते हैं। इसीलिए तो इंसान इस दुनिया में है, नहीं तो 60 साल 70 साल गुजर कर बहरहाल इस दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से रुखसत होना है। इसलिए मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर कुलीग्स, इस बात को समझो। माय रेस्पेक्टेबल जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हें भी मैं ये बात गोशगुजार करना चाहता हूँ कि वो अपने आवाम की जहाँ तक हो सके खिदमत करें और अल्लाह हमें इस कोविड-19 से बचाए, इस अजाब को हमारे ऊपर टाल दे और हमें अपने अमन अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच।